हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। देखो, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अमेरिकी ढांचागत व्यवस्था कैसी थी, कितनी मजबूत थी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो अमेरिका की जो सांस्कृतिक वर्चस्व थी, जो स्थिति वो कैसी थी। तो देखो, आइए पढ़ते हैं। देखो, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन आते हैं वो आपसे ऐसे पूछ ले जाएंगे कि अमेरिका महाशक्ति क्यों था, अमेरिका की ढांचागत व्यवस्था कैसी थी, सैन्य व्यवस्था के रूप में वो वर्चस्ववाद कैसे था, सांस्कृतिक रूप से वर्चस्ववाद कैसे था, मतलब ताकतवर कैसे था। तो सारे पॉइंट आपको यही लिखने होंगे। ठीक ठीक, शुरू करते हैं हम। तो देखो, जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि अमेरिकी संस्कृति का प्रभाव। आपको पता है कि जो नया साल है, क्रिसमस है, ऐसे कई सारे जो त्यौहार हैं वो अमेरिका से ही निकले हैं और इसको पूरे विश्व में बनाया जाता है, जो दिखाता है ये अमेरिकी वर्चस्व है, मतलब सांस्कृतिक वर्चस्व है। अगला है खान पान का प्रभाव। पूरे विश्व में अमेरिका में जो खान पान बनाए गए उसको फॉलो किया जाता है पूरे विश्व में। जैसे कि मान लो पेप्सी, कोको, जंक फूड हो जाएंगे कई सारे, पिज्ज़ा, ये सब कहाँ से निकले हैं? ये सारे ही अमेरिका से निकले हैं, जो ये दर्शाते हैं कि अमेरिकी सांस्कृतिक जो वर्चस्व है वो पूरे विश्व में फैला हुआ है। अगला है पहनावा। पहनावा जैसे नीली जीन्स। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि शीतयुद्ध के दौरान सोवियत संघ को हराना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल था सैन्य रूप से। तो उसने सोचा कि हम सैन्य रूप से तो उसे हरा नहीं पाएंगे, तो ये हरा तो देंगे लेकिन बहुत मुश्किल है। तो उसने कहा कि सांस्कृतिक रूप से इसे हरा देते हैं। तो उसने अपनी नीली जीन्स सोवियत संघ में भेजी और वहाँ के लोगों ने बहुत पसंद की। और यहाँ तक मान सकते हो कि वहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नीली जीन्स को खरीदने में करते थे। वहाँ के चोर बाज़ार में जाते थे और नीली जीन्स को खरीदते थे, अर्थात बहुत पसंद करते थे। ठीक है, तो ये दिखाता है कि अमेरिका सोवियत संघ में सांस्कृतिक रूप से जीत गया, अर्थात सोवियत संघ में सांस्कृतिक वर्चस्व छा गया, किसका? अमेरिका का। ठीक, यहाँ तक कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है नीली जीन्स। और ये क्या है? ये अमेरिकी वर्चस्व है। कौन सा? सांस्कृतिक वर्चस्व। ठीक है, तो ये है, बस इतना ही। आगे देखते हैं क्या है अमेरिकी वर्चस्व में रुकावट। देखो, अमेरिका जो है अपने पावर को दिखाता है, लेकिन जब वो अपनी पावर को दिखाता है तो उसके सामने कुछ रुकावटें भी आती है। अब क्वेश्चन ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि अमेरिका की जो वर्चस्व है, मतलब जो पावर है, उसको रोकने वाली जो रुकावटें हैं वो कौन कौन सी है। तो देखो, पहली है संस्था की बनावट। आपको पता है कि वहाँ का जो शासन है वो 3 भागों में बटा है, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। अब वहाँ पे जितने भी जो सैन्य अभियान किए जाते हैं, अब वहाँ की कार्यपालिका को जवाब देना पड़ता है। ठीक है, वो ऐसी कहीं आक्रमण नहीं करती, तो कार्यपालिका क्या करती है? सैन्य अभियान पर अंकुश लगाती है। ठीक, तो ये अमेरिकी वर्चस्व के लिए एक रुकावट उत्पन्न करती है। अगला है अ, ये अमेरिकी समाज की प्रकृति। देखो, वहाँ के जो मीडिया है और जनसंचार के जो साधन हैं, ये लोगों को जागरूक करते हैं और एक नई दिशा में मोड़ने की कोशिश करते हैं, सरकार के विरोध में और सरकार के पक्ष में। तो ये जो मीडिया है, वहाँ के जनसंचार जो साधन हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और लोगों को जागरूक करते रहती है सरकार के प्रति। तो ये भी एक रुकावट है, जो सरकार के विरोध भी हो जाते हैं और सरकार के पक्ष में भी हो जाता है, कहाँ सही है कहाँ गलत है। तो मीडिया भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो अमेरिकी समाज की जो प्रकृति है वो भी अमेरिकी वर्चस्व में एक रुकावट है। अगला है नाटो। देखो, ये नाटो है, मैंने बताया था कि इसका जो गठन किया गया था 1949 में किया गया था। ठीक है, आज इसमें बहुत बड़े बड़े देश हैं और अमेरिका के इन देशों से संबंध है। अब क्या है कि हर जगह बाजार अर्थव्यवस्था है सारे नाटो देशों में। अब ये जो नाटो में जितने भी सदस्य हैं, अब ये इतने पावरफुल हैं कि अमेरिकी वर्चस्व को रोकने में सक्षम हैं, मतलब रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये नाटो भी अमेरिकी वर्चस्व को रोक सकता है, अर्थात ये भी अमेरिकी वर्चस्व में रुकावट का काम करते हैं। आगे देखते हैं वर्चस्व से कैसे निपटे। अगर मान लो कि आपको अमेरिकी वर्चस्व से बचना है, अमेरिकी हमलों से बचना है, तो आपको क्या कौन कौन सी ऐसी नीति अपनानी चाहिए। देखो, ये कहा गया है कि आपको बैंड वैगन की नीति अपनानी चाहिए। बैंड वैगन की नीति क्या कहते हैं? कहती है कि अमेरिका के विरुद्ध जाने की बजाय उसके वर्चस्व में रहकर ही उसका लाभ उठाना, वो बैंड वैगन की नीति अपनाती है। कहते हैं कि आप अमेरिका के विरुद्ध मत जाओ, आप उसके वर्चस्व में दब कहीं अपना विकास करो और उसका लाभ उठाओ। अगले कहते हैं कि भारत, चीन और रूस को आपस में मिल जाने चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही अमेरिकी वर्चस्व को टक्कर दे सकते हैं। ठीक, अगला है छुपा लेने की नीति। अब छुपा लेने की नीति क्या है? अपने आप को अमेरिका से छुपा लेना की नीति, मतलब अपने आप को पूरी तरह से अमेरिका की जो नज़र से छुपा लेना। और ये नीति किसने अपना रखी? चाइना ने, यूरोपीय संघ ने, रूस द्वारा
ये नीति को अपनाया गया है। उन्होंने अमेरिका से पूरी तरह से दूरी बना ली है। ठीक, तो एक ये हो सकता है अमेरिकी वर्चस्व से बचने का तरीका। और अमेरिकी वर्चस्व से निपटने का एक तरीका और है कि जितने भी उसके द्वारा जो कार्रवाई की जाती है उसका स्वयंसेवी संगठन द्वारा विरोध किया जाए, जनमत निर्माण किया जाए उसके खिलाफ। ठीक, और सामाजिक आंदोलन किया जाए जो वो अपना वर्चस्व दिखाता है जहाँ जहाँ गलत होते हैं, है ना। यहाँ तक कि बुद्धिजीवी लेखक विद्वानों को आगे आना चाहिए इस मामले में। ठीक, ऐसी कार्रवाई जब अमेरिका करता है जो सही ना हो। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं अमेरिकी वर्चस्व से बचा जा सकता है। ठीक, आगे देखते हैं भारत अमेरिका संबंध। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि भारत अमेरिकी संबंध कैसे, उसकी विशेषता बताइए, मतलब उसके पॉइंट बताइए, कुछ भी बताइए, ऐसे पूछ ले जाता है। तो देखो क्या है, तो पहला है यूएसएसआर विघटन के बाद अमेरिका से अच्छे संबंध। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोवियत संघ से पहले जब सोवियत संघ का जब विघटन हुआ था तो भारत के अच्छे संबंध थे। लेकिन जब इसका विघटन हो गया तो भारत का कोई मित्र नहीं बचा था, मित्रविहीन हो गया। तो उसके बाद भारत ने अमेरिका की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसने उदारीकरण की नीति भी अपनाई थी भारत ने। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आगे है जो सॉफ्टवेयर है उसका जो 65% है भारत द्वारा निर्यात किया जाता है अमेरिका को, जो अमेरिकी संबंध को दर्शाता है। सॉफ्टवेयर आपको पता है कि मोबाइलों में कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे है बोइंग वहाँ पे कंपनी हथियार निर्मित करती है। ठीक, ये बड़े बड़े हथियार का निर्माण करती है और यहाँ पे जो 35% जो तकनीकी जो कर्मचारी हैं वो भारत से ही है। ठीक, आगे देखते हैं 15% जो अमेरिकी प्रौद्योगिकी, जो अमेरिका में जो बड़ी बड़ी कंपनियों का जो निर्माण, तकनीकी कंपनियों का जो निर्माण किया गया है 15% वो भारतीय निवासी ही द्वारा किया गया है। ये सब क्या है, ये भारत अमेरिकी संबंधी तो दर्शाते हैं। ठीक, आपको सिर्फ ये पॉइंट याद कर लेने हैं। ठीक, क्या क्या हुआ, यहाँ तक कि एक और लिख सकते हैं हम कि अमेरिकी यात्रा, कई बार अमेरिका की भारत यात्रा हुई है, जैसे कि ओबामा की 2 बार, डोनाल्ड ट्रंप की अभी वर्तमान में हुई थी जिसे नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक, आपको पता ही होगा। ठीक, आगे देखते हैं कि ये कहा जाता है कि भारत को अमेरिका के साथ संबंध कैसे रखने चाहिए। ठीक, ऐसे लोगों के बयान आते हैं कि अमेरिका से दूरी बना के रखें क्योंकि वो किसी का ही नहीं है, किसी का सगा नहीं है। ठीक, एक बयान और आता है कि उसे विकासशील देशों से संबंध बनाना चाहिए, अर्थात विकासशील देशों से संगठन, मतलब एक संगठन का निर्माण करना चाहिए विकासशील देशों के साथ मिलकर। ठीक, और एक ये भी कहा जाता है कि भारत को अमेरिका का लाभ उठाना चाहिए। ठीक, तो ऐसा बयान है। अगर आपसे पेपर में पूछ ले जाए कि भारत का अमेरिका के साथ कैसे संबंध होते हैं तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो। अब देखेंगे फुल फॉर्म। देखो ये चैप्टर का ये जो है ये बिल्कुल लास्ट है, तो फुल फॉर्म याद कर लेना, ये भी पूछ ले जाता पेपर में। ठीक, तो पहला तो है SLOC, सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा WWW, या पता ही है सबको, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला है WTC, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। देखो वहाँ अमेरिका की उस समय की सबसे ऊंची इमारत थी। अगला है GDP, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये किसी देश के विकास का सूचक माना जाता है। ठीक है, GDP। अगला है PPR, ठीक है, ये गलत हो गया, PPR, परचेसिंग पावर रेटिंग। ये क्या है, किसी देश की मुद्रा में वस्तु सेवाओं की खरीद। मैंने बताया था कि विश्व में जो सबसे ज़्यादा अमेरिकी डॉलर से ही वस्तु सेवाओं की खरीद की जाती है। तो ये बिल्कुल ख़त्म चैप्टर, तो आपका यहीं पे ये एंड है। अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये वीडियो इतनी ही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।